हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। सभी लोगों को मेरी क्लास में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो अपन शुरू करते हैं उसके पहले आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल ज़रूर बजा लें, नहीं तो इसके बिना आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो पिछले वीडियो के अंदर मैं आपको हाफ वैगनर थ्योरी समझा चुका हूँ कि वैगनर थ्योरी है क्या। तो अपन अब शुरू करते हैं कि भाई वैगनर थ्योरी का नेक्स्ट पार्ट क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। तो ये सर हैं, ये सर हैं एल्फ्रेड वैगनर। तो अब इन इन्होंने जो अपने को कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट बताई थी, तो अब इन्होंने आगे ये बताया है कि भाई फोर्सेस कौन सी रिस्पॉन्सिबल थी ये ड्रिफ्ट होने के लिए। ऐसी कौन सी ताकतें थी जिससे कि ये कॉन्टिनेंट जो है खिसकने लगे। तो इन्होंने अब फिर बोला कि भाई देखो, जो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल थी ना, वो दो तरह की थी। फोर्सेस दो तरह की थी। ये देखिए, तो अब ये फोर्सेस जो है ना, वो ये कह रहे हैं कि भैया, जो पूरा एक कॉन्टिनेंट जो था जिसको हम कहते हैं पेंजिया, वो पेंजिया दो टुकड़ों के अंदर बटा, और दो टुकड़ों में बटने के बाद के अंदर वो अलग अलग हिस्सों में गया। एक तो गया इक्वेटवर्ड मूवमेंट, जिसका जो मूवमेंट था वो इक्वेटर की तरफ था, और एक का था वेस्टवर्ड की तरफ। अच्छा, यहाँ पर एक बात मानने वाली है कि जो कार्बोनिफरस पीरियड के अंदर जो ये बात कर रहे हैं ना मिस्टर वैगनर, यहाँ पर इक्वेटर जो था वो अलग तरीके का था। आज के टाइम का इक्वेटर नहीं है, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि ये इक्वेटर की तरफ जा रहा है, ये वेस्टवर्ड की तरफ जा रहा है। उस टाइम में इक्वेटर की स्थिति बिल्कुल अलग थी। जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि जो पोल होते हैं ना, वो पोल कहाँ पे था? साउथ अफ्रीका के अंदर नटाल एक जगह है, वो पोल था। जो आज की तारीख के अंदर वो पोल नहीं है। तो इक्वेटर भी उस वक्त अलग हुआ करता था। ठीक है, तो एक टुकड़ा जो टूट के गया, वो गया आपके इक्वेटर की तरफ, दूसरा गया वेस्ट की तरफ। अब वो ये कहना चाह रहा है कि भाई, द इक्वेटर की जो मूवमेंट थी ना, जो इक्वेटर की तरफ गया, वो उसके जाने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल थी, वो थी ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फोर्स ऑफ ब्यूएंसी। फोर्स ऑफ ब्यूएंसी, ये देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फोर्स ऑफ ब्यूएंसी। ठीक है, जो टुकड़ा इक्वेटर की तरफ गया। अब मेन मुद्दा ये आता है कि फोर्स ऑफ ब्यूएंसी है क्या। अब मैं आपको समझाता हूं, देखिए फोर्स ऑफ ब्यूएंसी क्या होती है। ये देखिए फोर्स ऑफ ब्यूएंसी, ये देखिए। अब ब्यूएंसी लॉ कहता क्या है? ब्यूएंसी लॉ कहता है कि, इंग्लिश में तो मैं आपको बता देता हूँ, इफ अ बॉडी इज ऑन अ इनसाइड वाटर, इट विल लूज वेट इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ वाटर इट एक्सपेल्स। द लॉस ऑफ वेट इज कॉल्ड buoyant force. If the buoyant force is higher than the weight of the object will float. If the buoyant force is less than the weight of the object will sink. इसका हिंदी में सीधा सीधा मतलब ये है कि जो चीज़ पानी के अंदर डूबी हुई है, गौर से सुनना, जो चीज़ पानी के अंदर डूबी हुई है, जैसे कि आप ये देखो, ये जहाज का ये हिस्सा आप देखना, ये हिस्सा जो है ना, ये पानी के अंदर डूबा हुआ है। ये हिस्सा पानी के अंदर डूबा हुआ है। तो ये डूबा होने की वजह से क्या हुआ कि एक जहाज जो है ना, और सबसे बड़ी चीज़ है कि एक लोहे का टुकड़ा भी आप देख लो यहाँ पे, ये लोहे का टुकड़ा देख लो, ये लोहे का टुकड़ा भी देख लो। ठीक है, अब ये लोहे का टुकड़ा क्यों डूबा और ये जहाज क्यों तैर रहा है? ये फोर्स ऑफ ब्यूएंसी की वजह से। क्यों? क्योंकि
आप ये देखो, जो डेंसिटी होती है ना, एक लोहे के टुकड़े की डेंसिटी, मैं आपको सिंपल वे में समझा रहा हूँ, इसको इतना कंफ्यूज करने की ज़रूरत नहीं है। इसकी डेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। और शिप जो है ना, शिप के नीचे की जो इसकी डेंसिटी जो है ना वो है कम, और इसकी है हाई। क्यों? क्योंकि शिप जो है ना वो फैला हुआ है, फैला हुआ है। आप देखना, आप चांदी को देखना, चांदी को अगर आप है ना एक गोल गोल करके उसकी बॉल बना लोगे ना, तो वो छर्रा इतना हैवी हो जाता है कि उसको आप मारोगे ना तो वो लगेगा तो बहुत तेज लगेगी। पर वही चांदी को अगर अपन मार मार के उसके ऊपर मारे जाएंगे ना, तो वो बर्क हो जाएगा बिल्कुल। बर्क देखिए आपने, चांदी की बर्क जो उसके ऊपर अपने मिठाई के ऊपर लगती है, या चक्कियों पे लगती है, या काजू कतली पे लगती है, वो कितनी हल्की हो जाती है। उसको अगर आप पानी पे किसी पे डालो तो वो फ्लोट करेगी, उसकी डेंसिटी कम हो जाती है। तो वैसे ही जहाज क्या है, बड़ा है, फैला हुआ है, तो इसकी डेंसिटी जो है ना वो फैल गई है, फैल गई है। पर इसकी डेंसिटी फैली नहीं है, ये इसी में ही घूम रही है। समझ रहे हो बात? तो ये चीज़ जो है डूब जाएगी, ये चीज़ हो जाएगी। तो उसने यही बोला है कि साहब, जो कॉन्टिनेंट थे ना, उनका अलग होने का जो हिसाब था वो यूं था कि उनकी जो डेंसिटी थी वो बहुत कम हो गई थी। वो टूटे इसलिए क्योंकि वो फैले हुए थे, वो ग्रुप में ऐसे कंबाइंड नहीं थे, वो फैले हुए थे। और दूसरा उन्होंने कहा ग्रेविटेशनल फोर्स, तो अर्थ के अंदर जो ग्रेविटी होती है ना, उससे वो अलग होने शुरू हुए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा फोर्स ऑफ ब्यूएंसी क्या होती है। और दूसरी चीज़ ये भी है इसके अंदर कि जो पानी के अंदर जो चीज़ चली जाती है, अगर वो पानी के अंदर अपना वेट जो है वो लॉस कर देती है तो वो तैरती है, और लॉस नहीं करती है तो डूब जाती है। तो मैंने सिंपल सी बात आपको बताई थी कि भैया जिसके अंदर डेंसिटी ज़्यादा होगी वो पानी के अंदर अपना वेट लॉस नहीं करेगी और वो डूब जाएगी। और जो चीज़ पानी में जाएगी, वेट लॉस करेगी, तो उसकी डेंसिटी कम होगी तो वो फ्लोट करेगी। ये फोर्स ऑफ ब्यूएंसी है। ये आप लोग ध्यान रखना, ये हमेशा एग्जाम के अंदर आता है कि फोर्सेस कौन सी थी इक्वेटर वर्ड्स जो अप्लाई हुई कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के लिए। चलिए अब आगे चलते हैं। तो ये कह रहा है कि द इक्वेटवर्ड मूवमेंट ऑफ द सियालिक ब्लॉक्स वाज कॉज्ड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स एंड फोर्स ऑफ ब्यूएंसी। अब वो कह रहा है कि वैगनर ये बोलता है कि जो लाइटर सियालिक मटेरियल्स था, जो सिलिका और एल्यूमिनियम, वर फ्लोटिंग विदाउट एनी फ्रिक्शन ऑन रिलेटिवली डेंसर सीमा। तो सियाल जो है ना वो इतना हल्का था कि सीमा के ऊपर फ्लोट करे जा रहा था। समझ में आई आपको? फोर्स ऑफ ब्यूएंसी और ग्रेविटेशनल फोर्स जो अर्थ के अंदर से लगती है। अब वो दूसरी चीज ये बताना चाह रहा है कि भाई वेस्टवर्ड मूवमेंट कैसे हुआ। वेस्टवर्ड मूवमेंट हुआ था टाइडल फोर्स ऑफ द सन एंड द मून। कैसे हुआ था? टाइडल फोर्स ऑफ द सन एंड द मून, ये भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, उसने ये बोला कि भाई जैसे ये अर्थ है, ये आपकी अर्थ है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि ये जो मून है, इसकी भी अपनी फोर्स होती है खींचने की, और सन की भी अपनी फोर्स होती है खींचने की। तो उनके खींचने से ये अलग चलने लगे, उनके खींचने से ये कॉन्टिनेंट अलग चलने लगा, जो वेस्टवर्ड साइड गया था अलग चलने लगा। तो टाइडल फोर्स ऑफ द सन एंड द मून, ये एग्जाम में आता है, इसको ध्यान रखना। ठीक है, चलिए अपन अब आगे चलते हैं। अब आप ये देखिए, मैंने आपको क्या कहा था कि इक्वेटर उस समय पे अलग अलग पोजीशन के ऊपर था, पोल भी थे वो अलग अलग पोजीशन पे थे। तो आप ये देखिए, ये टेबल आप लोग देखिए, इस टेबल में बता रखा है कि भाई सिल्यूरियन पीरियड, कार्बोनिफेरस पीरियड और टर्शियरी पीरियड के अंदर
नॉर्थ पोल कौन सी डिग्री के ऊपर था और साउथ पोल कौन सी डिग्री पे था। इससे आपको काफ़ी अच्छा आइडिया हो जाएगा। ये देख लीजिए। ये बता ही इसलिए रखा है ताकि आप लोगों को क्लियर समझ में आ जाए कि कार्बोनिफेरस पीरियड के अंदर पोल और इक्वेटर अलग थे, तो कंफ्यूजन ना हो। आई कहानी समझ? चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए, अब मैं आपको जो दिखाने वाला हूँ, ये देखिए। उस समय इक्वेटर देखिए आप अलग अलग था। कार्बोनिफेरस पीरियड के अंदर का इक्वेटर जो है ना, वो ये वाला है। ये वाला, ये जो जा रहा है, ये जो जा रहा है। टर्शियरी पीरियड के अंदर इक्वेटर ये वाला था जो ये जा रहा है। और सिल्यूरियन पीरियड के अंदर इक्वेटर ये था जो ये जा रहा है। तो आप ये देखिए, इक्वेटर जो है ना हर टाइम में अलग अलग थे। क्या थे? अलग अलग थे। इसके अलावा पोल भी देख लीजिए आप। टर्शरी के अंदर ये यहाँ था, कार्बोनिफेरस पीरियड के अंदर ये यहाँ था, सिल्यूरियन पीरियड के अंदर ये पोल यहाँ था। तो ये कंफ्यूज करने के लिए, ये बताने के लिए कि भाई उस टाइम के ऊपर ऐसा ऐसा था। चलिए अब आगे चलते हैं। अब जो है ना, वो वैगनर साहब ये बोल रहे हैं कि साहब अब माउंटेन बिल्डिंग कैसे हुई? पहाड़ भी तो बने ना, पहाड़ भी बने। तो पहाड़ किस तरीके से बने? तो वैगनर कह रहे हैं द फ्रंटल एज ऑफ द वेस्टवर्ड ड्रिफ्टिंग कॉन्टिनेंट ब्लॉक्स ऑफ नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका वाज क्रम्पल्ड एंड फोल्डेड अगेंस्ट द रेजिस्टेंस ऑफ रॉक ऑफ द सी फोर सीमा। अब वो ये कहना चाह रहा है कि भैया साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के जो पहाड़ एंडीज और रॉकीज बने, वो इसलिए बने, क्यों? क्योंकि वो लोग जब अपने बिना रेजिस्टेंस के जा रहे थे, तो एकदम उनको बीच के अंदर कोई रेजिस्टेंस मिल गया, कोई बीच के अंदर ही पत्थर वगैरह मिल गया जिससे वो टकराए और क्रम्बल होने लगे, कुचड़ मुचड़ होने लगे जिसको अपन कहते हैं। वो टकराने लगे और फिर पहाड़ वहाँ से खड़े हो गए। उनका कहना ये था। ठीक है। अच्छा, उन्होंने एक चीज़ और बताई थी कि भाई जब कॉन्टिनेंट जो है अलग हो रहे थे, तो बीच का जो गैप आया था, ये देखिए बीच का जो गैप आया था ना, आप ये देखो, ये देखो। वो ये कह रहे थे कि बीच का जो गैप आया था, ये अलग अलग हुए तो बीच का ये वाला जो गैप आया था, ये, इसको उन्होंने नाम दिया तैथिस सी। क्या नाम दिया? तैथिस सी। पूरा समुंदर जो है वो क्या बना? पैंथलासा। पैंथलासा। ये हो गया 33C। ये हो गया लॉरेशिया, ये हो गया गोंडवाना। लॉरेशिया जो है उसको अंगारा लैंड भी कहते हैं, अंगारा लैंड भी कहते हैं। और पैंथलासा जब आज की तारीख में आया, तो इसका मेजर पार्ट जो है ना वो बन गया पैसिफिक ओशन। क्या बन गया? पैसिफिक। ठीक है। और ये जो गैप आया ना, ये हो गया ये हो गया 33C। 33C। ये कहानी तो क्लियर हो गई, ये उन्होंने भी क्लियर कर दी थी। ठीक है। अब अपन आते हैं वापस माउंटेन बिल्डिंग के ऊपर, कि वो माउंटेन बिल्डिंग के ऊपर जो कह रहे थे वो क्या था? वो ये कह रहे थे कि जब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा चल रहे थे, यूं जा रहे थे, तो बीच के अंदर ही कोई भाटा आया और ये दोनों के दोनों सिकुड़ गए और यहाँ पर एंडीज और रॉकीज बन गए। उनका कहना ये था। दूसरा, अब वो ये बोलना चाह रहे थे कि साहब आइलैंड्स कैसे बने? ये भी तो मुद्दा है ना, आइलैंड कैसे बने? देखिए, अब वो ये कह रहे हैं कि ओरिजिन ऑफ आइलैंड, आइलैंड कैसे बने? तो वो ये कहना चाह रहे थे, जो आइलैंड थे ना, वो जब ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट होने लगा, जब
आइलैंड जब कॉन्टिनेंट्स जो हैं अंगारा लैंड और लॉरेशिया अलग होने लगे, तो वो अपनी पेस को मेंटेन नहीं कर सके। जैसे पेस मतलब अगर कोई 100 किलोमीटर पर आवर चल रहा है तो कुछ टाइम के बाद में क्या हुआ कि वो अपनी पेस मेंटेन नहीं रख सके। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं, व्हेन असल्टिक ब्लॉक पार्ट ऑफ अंगारा मूविंग वेस्टवर्ड एंड ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द ब्लॉक कुड नॉट पेस विद द वेस्टर्न मूविंग मेजर आइलैंड। तो क्या हुआ कि जैसे कोई चीज़ चल रही है, आगे की तो चल रही है बहुत स्पीड से, तो पीछे वाली चीज़ है ना उसकी स्पीड धीरे हो गई, तो धीरे होने से क्या हुआ, आगे वाली चीज़ तोड़ती हुई उसको निकल गई। जैसे कि मैं बताता हूँ आपको, ये देखिए, जैसे अगर सपोज करिए कि ये कोई ऐसे लैंड है, तो इसकी ये स्पीड तो चल रही है 10 किलोमीटर और ये चल रही है 3 किलोमीटर, तो ये वाला अपना पेस प्रॉपर नहीं रख पाया, तो ये टूट गया। तो ये थ्री वाला जो है वो यहीं रुक गया, 10 वाला आगे चला गया, तो ये आइलैंड बन गया, ये 3 वाला आइलैंड बन गया। तो इस तरीके से उन्होंने बोला कि भाई ये हुए। अब मेन चीज कार्बनिफेरस ग्लेशिएशन में आपको बता चुका हूँ कि भाई उस वक्त नटाल के ऊपर साउथ पोल था, तो वहाँ पे सारा ग्लेशिएशन था। अब इवेल्युएशन ऑफ द थ्योरी क्या होती है? इवेल्युएशन मतलब ये होता है कि उसके ऊपर और भी कई लोगों ने रिसर्च करी, तो ये पाया कि भाई इसमें क्या गलतियां हैं, क्या कमियां हैं, जिसको हम क्रिटिक्स बोलते हैं। तो वैगनर को जब उन लोगों ने इस चीज़ को देखा, जो दूसरे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जब इस चीज़ को देखा कि भाई वैगनर की थ्योरी में क्या क्या कमियां हैं, तो उन्होंने ये पाया कि जो वैगनर था ना, उसने ये थ्योरी को जो बताया है ना, ये एक एज अ एडवोकेट होता है ना, उस तरीके से सोचा है। एक वकील होता है जो खाली अपनी थ्योरी पेश करता है बिना किसी सर पूछ के, पर वो पूरी तरह उन्होंने माना है गलत भी नहीं है तो पूरी तरह सही भी नहीं है। तो उन्होंने मांगी एडवोकेट की तरह इन्होंने थ्योरी दी है, एक प्रॉपर साइंटिस्ट की तरह से नहीं दी है। तो उनके हिसाब से इसमें क्या कमियां थी, आइए अपन जानते हैं। तो सबसे पहली जो गड़बड़ थी वो उन्होंने पाई, वो ये थी, द फोर्सेस अप्लाइड बाय वैगनर, डिफरेंशियल ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द फोर्स ऑफ ब्यूएंसी and the tidal force of the sun and moon are not sufficient enough to drift the continents apart। इसका मतलब ये है कि वैगनर ने जो फोर्स ऑफ ब्यूएंसी बताई थी, या उन्होंने टाइडल फोर्स सन एंड मून की बताई थी, वो इतनी पावरफुल नहीं हो सकती कि वो किसी कॉन्टिनेंट को खींच के दो टुकड़ों में कर दे और उसको अलग अलग हिस्सों में भेज दे। इतनी पावर उसमें नहीं हो सकती है। उन्होंने ये बोला कि भाई अगर ये होती भी, ये पावर अगर एक्चुअल में ये होती भी, तो कम से कम 10,000 मिलियन टाइम ज़्यादा पावरफुल होनी चाहिए थी जैसे कि आज ये है, तभी ये उसको आगे खींच सकता था, या वो उसको डिवाइड करके अलग अलग जगह फेंक सकता था लैंड को। तो ये फोर्स बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होती है। दूसरा उन्होंने बताया था, वैगनर हैज डिस्क्राइब्ड सेवरल कॉन्टिनेंट व्यू पॉइंट। इनिशियली सैलिक मासेस was considered Wagner as a freely floating on सीमा without any friction offered by सीमा। इसका मतलब ये है कि भाई ये कहना चाह रहे हैं कि वैगनर ने ये बोला था कि जो कॉन्टिनेंट जो अलग अलग हुए, ड्रिफ्ट हुए, वो थे सियाल। सियाल जो है वो सीमा के ऊपर फ्लोट कर रहे थे बिना किसी रुकावट के। पर आगे जाके इन्होंने क्या बोला कि एंडीज और रॉकीज जो बने, जो माउंटेन साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका है, वो किसी की रुकावट से उनमें टक्कर हुई और उनमें क्रश हुए वो, और वो ऊपर पहाड़ बन गए। उन्होंने आगे ऐसा बताया। तो ये कुछ उनके समझ में नहीं आया। उन्होंने बोला कि भाई सियाल की कोई, जो सियाल था वो आगे जा कर के सियाल की ही कोई ब्लॉक से टकरा गया। समझ रहे हो, सीमा पे तो वो तैर रहे हैं पर सियाल की कोई आगे ब्लॉक निकली हुई उससे टकरा गया। तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, ये कुछ पता नहीं। इसके अलावा इन्होंने बताया था, बोथ द कोस्ट ऑफ अटलांटिक ओशन कैन नॉट बी कंप्लीटली रिफिटेड। यानी उन्होंने जब उनको उन्होंने ये देखा कि भाई साउथ अमेरिका और साथ में अफ्रीका, अफ्रीका का वेस्ट पार्ट और साउथ अमेरिका का ईस्ट पार्ट को जब जोड़ के देखा तो वो प्रॉपरली फिट नहीं होता है। तो उनका जो कंसेप्ट था ना, जक्सटोपोजिशन या जिक्सो फिट, वो वैलिडेट नहीं होता है।
चौथा, उन्होंने जो क्रिटिक्स थे उन्होंने ये पाया कि वैगनर हैज़ नॉट एलेबोरेट द डायरेक्शन एंड क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। मतलब वो जो बता रहे थे ना कि इस तरीके से वहाँ गए या ये कॉन्टिनेंट वहाँ गया, वो क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस के अंदर थे ही नहीं, कुछ पता नहीं था। उन्होंने केवल अपनी थ्योरी इम्पोज कर दी, अपनी थ्योरी आपको दे दी, ठीक है। फिर उसके बाद में सबसे बड़ी बात ये थी कि उन्होंने ये पाया कि ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट तो हुआ है, पर वो ये सियाल जो है सीमा के ऊपर फ्लोट कर रहा है, ये सब नहीं था। तो इसके पीछे थ्योरी निकल के आई टेक्टोनिक प्लेट्स, ये थ्योरी इसके पीछे निकल के आई। तो उन्होंने बोला कि ये थ्योरी काफ़ी हद तक तो सही है, पर काफ़ी हद तक गलत भी है। कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट हुए, कॉन्टिनेंट तो ड्रिफ्ट हुए, पर उसके पीछे का कारण था वर्ल्ड के अंदर प्लेट टेक्टोनिक्स। तो वैगनर थ्योरी आज यहीं ख़त्म होती है। इसके बाद अपन टेक्टोनिक थ्योरी के ऊपर भी बात करेंगे कि भाई टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होती हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो आज का वीडियो मेरा इतना ही। आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इसके पहले कि आप ये वीडियो बंद करें, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ में बेल आइकन की घंटी ज़रूर बजाएं, क्योंकि इसके बिना आपको नोटिफिकेशन नहीं आएंगे, और नोटिफिकेशन नहीं आएंगे तो मेरे वीडियो आपको टाइमली मिलेंगे नहीं। तो आज के वीडियो के अंदर इतना ही। जय हिंद।